Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you are doing well. In the previous lecture, हमने सर 137, 138 जो कि इंटरनल ऑडिट के रिगार्डिंग था एंड हल्की सी डिस्कशन सीएसआर को लेकर सेक्शन 135 की हम लोगों ने स्टार्ट की। क्लियर। सबसे पहले अगर बात करें सर सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी के रिगार्डिंग हम लोगों ने कंडीशंस रीड आउट की, प्लस सीएसआर कब आप पे हटेगा, क्लियर, कब आपको सीएसआर की इंप्लीमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, कब आपको अपने प्रॉफिट्स का वो पार्ट एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, वो कंडीशंस हमने रीड आउट की। क्लियर। अगर एप्लीकेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं दोबारा बात करूं कि सर हमारी एप्लीकेबिलिटी में क्या रीड आउट करा, सबसे पहले जस्ट अ मिनट, एक बार नोट्स में अपने ओपन कर लूं। जी बताइए, एप्लीकेबिलिटी में आओ। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी में क्या पॉइंट्स पड़ी थी? तीन कंडीशंस में सबसे पहली नेटवर्थ कितनी थी? 500 करोड़ और मोर। नेक्स्ट वन सर टर्नओवर कितनी थी? 1000 करोड़ और मोर। एंड लास्ट क्या था? नेट प्रॉफिट, कि सर अगर आपकी कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और अबव होगा देन आपके ऊपर सीएसआर की इंप्लीमेंटेशन सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी होगी। एंड सेक्शन में दो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। एक, आपको सीएसआर कमेटी बनानी होगी जिसपे मेन लास्ट अटेम्प्ट से फोकस किया जा रहा है। पहले पता क्या होता था कि आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी होगी, आपको प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट एज सीएसआर एक्टिविटीज पे क्या करना होगा? एक्सपेंडिचर करना होगा। बट अब स्टार्टिंग में ही वर्ड क्या कर दिया? अटैच कर दिया कि नहीं, वो तो खर्च करोगे, आपके यहां पे आपकी कंपनी में एक सीएसआर कमेटी अलग से बनानी होगी। तो आज अपना जो मेन कॉन्सेप्ट है कुछ सीएसआर कमेटी के रिगार्डिंग टू होगा। क्लियर कि सीएसआर कमेटी में कौन होंगे, कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोई रोल है या नहीं। तो ऐसे कुछ मेन छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे करते हुए इन्होंने काफी सारा पॉइंट, काफी सारे कुछ नए क्लॉजेस क्या कर दिए गए, ऐड कर दिए गए, और सीएसआर का सेक्शन हमारा काफी लेंथी हो गया। क्लियर। एंड यहाँ पे एक चीज आपने जो पॉइंट रीड आउट किया कि सर सीएसआर वंस एप्लीकेबल, तो 3 इयर्स तक तो आपको एक्सपेंडिचर करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज जो लिखी गई थी वो अपने आप में क्या थी? रिवर्स लैंग्वेज थी कि सीएसआर जो हटेगा, सीएसआर आपको करने की जरूरत नहीं है, कोई कमेटी कोई एक्सपेंडिचर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर लगातार 3 साल आप इन क्लॉजेस में, इन थ्रेशोल्ड में अगर कवर नहीं होते देन सीएसआर आप पे हटेगा। एंड अगर किसी साल आप कवर नहीं हो रहे तो 1 साल से खुश मत हो ना, कम से कम 3 साल। क्या लिखा गया था? फुलफिल द अबव क्राइटेरिया फॉर 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स। 3 साल लगातार सीज करेंगे देन सीएसआर हटेगा, नहीं अदरवाइज आपको लगातार कंटिन्यूटी में चलाना पड़ेगा। क्लियर। अब चलिए, एंड एक पॉइंट था कि सर सिर्फ कंपनी पे नहीं, अगर आपकी कोई होल्डिंग कंपनी, कोई सब्सिडरी कंपनी, कोई फॉरेन की ब्रांच या फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में है तो ये सबके ऊपर क्या है? एप्लीकेबल है। ये मत कहना हम तो सर आउटसाइड इंडिया बने हुए, बट आपकी जो होल्डिंग, आपकी जो सब्सिडरी, आपकी जो फॉरेन ब्रांच है वो है तो सर इंडिया में ना, पैसा तो इंडिया से कमा रहे हो ना। हमें मेन मोटिव ये है कि अगर आपकी अर्निंग, अगर आपका बिजनेस इंडिया में है, ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा ही होगा। क्लियर। देन चेकआउट करें कि आपकी वो थ्रेशोल्ड में आपकी कवर होते हैं या नहीं होते अकॉर्डिंग टू दैट। बट सर यू विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 135। क्लियर। ये मत कहना कि सर हम तो आउटसाइडर्स हैं, हमारा यहां पे क्या काम। नहीं सर, सब पे एप्लीकेबल। चलिए सीएसआर कमेटी के रिगार्डिंग टू स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले एवरी कंपनी, अब आप समझ सकते हो कि एवरी कंपनी का मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ, वो हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। यस प्लीज, नेक्स्ट इज Every company to which section 135 is applicable shall constitute a CSR committee of board. Yes, अब यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया कि आज का हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कमेटी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे कि सर एक्सपेंडिचर तो करना ही करना है, वो तो पहले भी करते थे, अब भी करते थे, अब भी करना है। बट आपकी कंपनी में ना एक सीएसआर कमेटी अलग नाम से होनी चाहिए, एक कमेटी ऐसी जो ये सारी वर्किंग, क्योंकि आपको इतना कुछ समझा के जाएंगे कि आपकी क्या क्या ड्यूटीज बनती हैं, कहां कहां एक्सपेंडिचर करना है, कहां कहां उसका डिस्क्लोजर देना होगा। बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी हमारा पॉइंट आया था
कि CSR के अंडर जो भी आपकी इंप्लीमेंटेशन, जो भी आपके इनिशिएटिव्स हैं, सब कुछ आपको डिस्क्लोज करना होगा। तो आई थिंक सो इतने काम करने के लिए एक प्रॉपर कमेटी तो वहां पे होनी चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप करे। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, डायरेक्टर्स तो इतने इकट्ठे कर रखे हैं, काम तो तुम में से कोई भी नहीं कर रहा, एंड लास्ट में सारे डायरेक्टर्स एक दूसरे पे क्या करेंगे, ब्लेम करेंगे कि जे इसने करना था, जिसने करना था। अब हमने काम ही खत्म कर दिया। अगर 135 लग रहा है ना, तो आपके यहाँ पे एक अलग से कमेटी बनेगी जिसका नाम क्या होगा, CSR कमेटी। यस, द CSR कमेटी शेल कंसिस्ट ऑफ, कितना शेल मतलब मैंडेटरीली, कितने, 3 और मोर डायरेक्टर्स, एंड आउट ऑफ थ्री 1, एटलीस्ट 1, कम से कम एक डायरेक्टर क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। मतलब सर इसमें भी कंडीशन कि तुम्हारी कमेटी ऐसे नहीं है कि कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके बना लो। पहली बात, कम से कम 3 डायरेक्टर, ज्यादा जितने मर्जी रखो, हमें कोई इशू नहीं है, कम से कम 3, एंड उन 3 में से एटलीस्ट एक डायरेक्टर तो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? सर विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो अपनी मनमर्जी से क्या करेगा, काम करेगा, फुल इंडिपेंडेंस के साथ क्या करेगा, काम करेगा। हम इसीलिए तो बीच में इतनी एश्योरेंस कर रहे हैं कि आपकी वर्किंग, CSR एक्टिविटी में जो भी आपकी वर्किंग है वो इफेक्टिव हो, सही हो, इसीलिए तो बीच में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बिठाया। नहीं, बाकी वर्किंग तो करेंगे ना, अब इंडिपेंडेंट थोड़ी सारा काम करेंगे, मेन वर्किंग तो कौन करेंगे, जो अदर डायरेक्टर्स होंगे। हमने तो ये कहा जी जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से जितने भी डायरेक्टर बैठेंगे, एक डायरेक्टर कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। बाकी तुम देख लो, होल टाइम, पार्ट टाइम, जिसको भी तुम रखोगे। बाकी कंडीशन क्या है, कम से कम 3, एंड उस 3 में से एक कम से कम कौन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आगे चलिए, however, yes, however, if a company is not required to appoint any independent director as per section, अब मैं क्या करूं, सो मेरे पे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्रोविजन ही एप्लीकेबल नहीं होती। तुमने मुझे क्या कहा कि 3 कम से कम हो, एंड उन 3 में से एक क्या हो। बट सर अगर मेरी कंपनी पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होता, सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है, हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते ही नहीं। हमारी तो जी नॉर्मल कंपनी है, हमारी कौन सा कोई लिस्टेड कंपनी है, या सेक्शन के अकॉर्डिंग हमें मैंडेटरी है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा, हमारे तो यहाँ पे होता ही नहीं है। तो आगे पढ़िए, इट शैल हैव 2 or more directors in its CSR committee. हाँ, there shall be no requirement of having। देखो सर अगर आपके यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, देन 2 और मोर भी चलेंगे, ठीक है ना, देन आपको उतना हार्ड एंड फास्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो हमने पहले 3 कहे थे ना, उन 3 में से एक तो कौन था। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब तुम्हारे पे एप्लीकेबल नहीं है, तुम्हारे यहाँ पे जब अपॉइंट होता ही नहीं है, छोड़ दो, कम से कम 2 तो रखो ना, 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर्स तो सर होंगे ही होंगे जो इस कमेटी को क्या करेंगे, हेड करेंगे। क्लियर? पढ़िए, a private company having only 2 directors on its board shall constitute its CSR committee with such 2 अब सर एक बात बताओ, आई थिंक सो अगर प्रोविजन आपको पता हो या नॉलेज पार्ट है, बता रहा हूं, पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3, प्राइवेट कंपनी में 2, ओपीसी में 1, मैक्सिमम 15, सब में मैक्सिमम कितने होते हैं, 15, एंड दिस लिमिट कैन बी इंक्रीज्ड बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन इन द मीटिंग। मतलब 15 मैक्सिमम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर कितने होंगे, 15, बढ़ा भी सकते हो। आपा बात कर रहे हैं मिनिमम। सर एक बात बताना, तुमने कहा था एटलीस्ट 3 होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में होते ही डायरेक्टर कितने हैं, 2। तो कहते सर आप खुद ही समझ लो, लॉ का कहने की बात होती है। अगर अब ओपीसी है, ओपीसी में तो होता ही सिंगल डायरेक्टर है, अब वो दूसरा डायरेक्टर कहां से ढूंढ के लेके आए, समझ गए ना। तो उस केस में अपने आप समझो कि जहां पे लॉ ने ही 2 कहे हुए हैं, तो आप सर उन्हीं 2 को CSR कमेटी का क्या बनाओ, हेड बनाओ। क्लियर? दोबारा, अब प्राइवेट कंपनी having only 2 directors on its board shall constitute its CSR committee with such 2 directors. बिल्कुल। नेक्स्ट इज, in case of a foreign company, the CSR committee shall comprise of at least 2 persons, of which one shall be a person resident in India authorized to accept on behalf of the foreign company's services of notices and other documents, and the other person shall be nominated by the foreign company। यहाँ पे मतलब क्या है, अगर आपकी फॉरेन कंपनी है
देन जो भी तुम्हारी सीएसआर कमेटी बनेगी, लगेगा सेक्शन तो लगेगा। तुम ये नहीं कह सकते कि हमारी तो फॉरेन कंपनी है, ऊपर पढ़कर नहीं आएगा। एवरी कंपनी के अंदर कौन थे, फॉरेन कंपनी भी इंक्लूड होती है। क्लियर, जिसकी भी बिजनेस प्लेस इंडिया में है, आप पे सेक्शन लगेगा। हाँ, वो देख लो कि तुम्हें एक्सपेंडिचर करना है या नहीं करना, वो थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंग चेक कर लेना। बट सेक्शन 35 का स्कोप आपके ऊपर भी है, पहली बात। दूसरा, आपके यहाँ पे अब देखो सिर्फ फॉरेन कंपनी है, हो सकता है तुम्हारे डायरेक्टर्स एनआरआई हो, नॉन रेजिडेंट हो। नहीं नहीं सर, पहले क्लियर कर दिया। कम से कम देखो जी, 2 डायरेक्टर हमने कहा था, एटलीस्ट 2% ऑफ विच 1% क्या होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, जो इंडिया में रहकर उस फॉरेन कंपनी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों के दोनों पर्सन आपने एनआरआई रख लिए, नहीं सर, 1% 1 डायरेक्टर मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया। यहां पे साइड पे लिख, 1 डायरेक्टर 1 डायरेक्टर 1 डायरेक्टर must be ROI, resident in India. 1 person must be ROI, that is resident in India. Clear? Next is, आगे चलिए, where the amount to be spent by company under section 135 does not exceed rupees 50 lakhs, the requirement for constitution of CSR committee shall not imply, important मार्क कर लीजिए, थोड़ी सी रिलैक्सेशन आपको दी गई। अब देख, पॉइंट के अंदर पॉइंट निकल कर आया क्या। पहले तो तुमने सर ये कहा था कि अगर तुम्हारे पे सेक्शन एप्लीकेबल होगा तो तुम्हें कमेटी भी बनानी होगी और अमाउंट एक्सपेंडिचर भी करना होगा। और अब आप क्या बोल रहे हो, अमाउंट टू बी स्पेंड, जितना तुम खर्चा करते हो ना, वो जो कंडीशन हमने कल एक बार बताई थी, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस 3 इयर्स, अगर वो अमाउंट टू बी एक्सपेंडेड, अमाउंट टू बी स्पेंड 50 लाख से नीचे है ना, देन कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। माड़ा मोटा सोशल एक्सपेंडिचर ही है, कोई ज्यादा नहीं कि आपको अलग से इतनी बड़ी कमेटी बनानी पड़े, अलग से आपको फॉर्मेशन करनी पड़े। नहीं सर, लॉ में स्पेसिफिकली लिख दिया एग्जम्पशन। किस बात की एग्जम्पशन, अगर अमाउंट टू बी स्पेंट बाय द कंपनी अंडर दिस सेक्शन डज नॉट एक्सीड 50 लाख, देन आपको कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। आगे, एंड द फंक्शन ऑफ सीएसआर कमेटी शेल, वो सारे के सारे वो तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं ना, अलग से कमेटी मत बनाना, अलग से कमेटी मत बनाना, वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, वही अपने लेवल पे काम कर देंगे। और वैसे भी सर एक बात बताओ, जो कमेटी बनाई है उसमें भी हेड कौन है तो डायरेक्टर्स ही हैं, है तो डायरेक्टर्स ही हैं। सब एक पॉइंट समझो, कमेटी बनाने का मोटिव क्या था, क्यों आपको ये कहा जा रहा है कि प्रॉपर कमेटी बनाकर काम करो, क्योंकि सर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज्यादा, कंप्लायंसेस हैं ज्यादा। अगर कोई प्रॉपर अकाउंटेबल पर्सन नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं होगा, देन सर लास्ट में तो आपके क्लैशेस ही होने। आप तो कहोगे जी उसने उसने करना था, उसकी ड्यूटी थी, इसकी ड्यूटी थी। ये काम छोड़ो, एक प्रॉपर कमेटी बनाओ। अब इतना पता जी, जिस कंपनी में सीएसआर कमेटी होगी, मुझे बाकी डायरेक्टर से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इनके पास जाऊंगा जो इस कमेटी को क्या करते होंगे, हेड करते होंगे, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की बनती है, किसी और की नहीं बनती। हाँ, बट जहां पे आपका अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सीड 50 लाख है, मतलब 50 लाख तक है, तो सर अलग से कमेटी मत बनाना। वो जो तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं वही ये सारे फंक्शंस को क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज, आगे पढ़िए जी, ड्यूटीज। अब पढ़ लीजिए, हमारी सीएसआर कमेटी जो ये बनेगी, इनका काम क्या है, पढ़िए। नंबर 1, the CSR committee shall formulate and recommend to the board a CSR policy. पहली बात, ये CSR कमेटी सबसे बड़ा मेन काम, क्लियर, बोर्ड को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना है, कैसे करना है, ये कौन बताएगा, अब कमेटी बताएगी। अब हेड कौन हो गया, कमेटी। पहले तो एक सी चीज था, पहले भी ये पॉलिसी बनती थी ना, पहले डायरेक्टली ये पॉलिसी कौन बनाता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब जब लॉ के अकॉर्डिंग कमेटी अलग बना दी गई, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको फॉर्मुलेट करना, इसको नेक्स्ट आके रिकमेंड करना, ये किसकी ड्यूटी है, इस कमेटी की ड्यूटी है। आप बताओ जी, अब बाकी डायरेक्टर्स भी ना थोड़ा सा कैसे चलेंगे, हमने तो सोचना ही नहीं, हमने सीएसआर के रिगार्डिंग नहीं सोचना। क्यों? जो पर्टिकुलर कमेटी बनी हुई है ये उसका काम है, हमारा काम नहीं। हमारा काम है उसको इंप्लीमेंट करवाना, उसके अकॉर्डिंग टू वर्क करवाना। तो मैं पूछूंगा एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बताओ भी कमेटी वालों क्या पॉलिसी है,
कैसे करना है, कहां एक्सपेंडिचर करना है, ये सारी ड्यूटी किसकी है, सीएसआर कमेटी की। कि नेक्स्ट आगे जो गाइडेंस चलेगी ना, नेक्स्ट आगे जो भी काम चलेगा, ये रिकमेंड करेगी। आगे नंबर 2, सीएसआर पॉलिसी मींस, सर पॉलिसी क्या, एक डॉक्यूमेंट है, एक स्टेटमेंट है, जिसके अंदर वेरियस अप्रोचेस कि आप इसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे एक्सपेंडिचर करेंगे, क्या आपका नेक्स्ट वन पॉइंट रहेगा, ये सब कुछ एक स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज सीएसआर पॉलिसी। और इस पॉलिसी से हमारा कोई भी मतलब नहीं है। पढ़िए पब्लिक में लॉन्च किसमें, सीएसआर पॉलिसी बनाई, हाँ वो पब्लिक के सामने लेके आएंगे, तो किसके कौन करेगा, कमेटी, कमेटी कमेटी रिकमेंड करेगी बोर्ड को, बोर्ड नेक्स्ट आके अपनी रिपोर्ट में देगा। अच्छा, बट हेडेड बाय, स्टार्टिंग कौन करेगा, अब सीएसआर कमेटी करेगी, क्योंकि जब पर्टिकुलरली रखे हुए हैं तुम लोगों को। यस, सीएसआर पॉलिसी मींस a statement containing the approach and direction given by the board of a company, taking into account the recommendations of its CSR committee. बिल्कुल, and includes guiding principle for selection, implementation and monitoring of activities as well as formulation of, एक word last अच्छा लिखा हुआ है, annual action plan। तुम्हारा annual action plan क्या है, ये हमारी पॉलिसी के अंदर लिखा होगा। क्लियर सर, पॉलिसी बनाई तो जाएगी बोर्ड के द्वारा, बट इन रिकमेंडेशन विद, किससे पूछ के, सीएसआर कमेटी। क्लियर कॉन्सेप्ट। अल्टीमेट तो सारी पावर्स किसके पास है, बोर्ड के पास है ना, डिसाइड तो सबने ही करना है ना मिलके, बट तुम्हें गाइड कौन करेगा, तुम्हें रिकमेंड कौन करेगा, अब पर्टिकुलर वो कमेटी करेगी जो इस काम के लिए रखी हुई। क्लियर, नॉट एवरीवन, सिर्फ सीएसआर कमेटी बताएगी, बताओ जी क्या पॉलिसी, कैसे करना है, क्या हमारा एनुअल एक्शन प्लान है, कैसे एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट, कैसे एक्टिविटीज को सिलेक्ट, ये जो वर्ड बोल रहे ना, एक्टिविटीज को सिलेक्ट करना, इंप्लीमेंट करना, मॉनिटर करना, हम आपको बता के जाएंगे। वो जो पैसे आपने खर्च करने हैं ना, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने करनी है, कहां कहां करनी है, ये सब कुछ पॉलिसी के अंदर आपको क्या करना होगा, मेंशन। क्लियर, कि हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि इस बार का जो एक्सपेंडिचर है सीएसआर का, हम कहां पे करें। Sir, everything is explained. A detailed statement is called as CSR policy. Next is, yes. CSR policy shall indicate the activities to be undertaken by the company in areas or subjects specified in the Schedule 7. Underline the word Schedule 7. Sir, ये number of time आपके पास repeat होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था, या अब भी नेक्स्ट वन डिस्कस कर रहे हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज है ना, जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो एलिजिबल हैं, जो एलिजिबल एक्टिविटीज हैं जिनके ऊपर एक कंपनी सीएसआर एक्सपेंडिचर कर सकती है, दैट इज मेंशन्ड इन शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में जो लिखा हुआ है वही एलिजिबल है, उसके अलावा अगर तुमने अपनी मनमर्जी करी, वो पैसा कहीं और खर्च करा, विल नॉट बी काउंटेड एज सीएसआर। हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। लॉ ने पहले क्लियर कर दिया, विच व्हाट इज रिटन इन शेड्यूल 7, दैट इज फाइन। इनमें से कर ले, इनमें से कर ले, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे कवरेज है, जो दान पुण्य करना है, जो करना है ना, इसमें जो लिखा हुआ है बस यहां पे करना है, इसके अलावा। तो सर अपनी सीएसआर पॉलिसी में ना वो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दे देना जो शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करेंगे, दैट इज सीएसआर पॉलिसी। यस, CSR committee shall recommend the amount of expenditure to be incurred on the CSR activities to be undertaken. अब देख, हर जगह ना, हर जगह बोर्ड पीछे हो गया, आगे किसको कर दिया, सीएसआर कमेटी। तुम बताओ जी, तुम बताओ कितनी अमाउंट कहां खर्च करनी है। अब सेक्शन का कंप्लायंस भी किसने करवाना है, सीएसआर कमेटी ने करवाना है, मैंने थोड़ी करवाना है। आपको तो आराम से बैठ के देख रहे हैं जी, बताओ कितनी अमाउंट करनी है। अब जो कैलकुलेशन करनी है, कैसे करनी है, आप पढ़ो सर। सीएसआर कमेटी के हेड आप हो, आपको किस पर्पस के लिए बुलाया गया, यहाँ बिठाया गया। आगे चल, सीएसआर कमेटी शैल मॉनिटर, और सर आपका काम है कि आपकी पॉलिसी प्रॉपर वे से इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही, उसकी मॉनिटरिंग करना, फॉलो अप लेना, टाइम टू टाइम चेक करना कि कितनी इफेक्टिवली हो रहा है, ये भी तुम्हारा काम है। अब अच्छा, पॉलिसियां बना बना के रखी जा रहे हो, उसको कोई फॉलो कर तो रहा नहीं, उसकी इंप्लीमेंटेशन तो हो नहीं रही। एंड याद रखना, ये इंप्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर भी जाना है। तो सर अपनी ड्यूटी जो है ना टाइमली पूरी करना, कि सीएसआर पॉलिसी में व्हाटएवर द मैटर जो भी है, आप टाइम टू टाइम चेक करो कि इंप्लीमेंट हो रही है नहीं। ऐसा तो नहीं मेरी ओर से तो ऑर्डर निकल रहे हैं
मेरी ओर से तो पॉलिसी बन रही है बट आगे फॉलो कोई भी नहीं कर रहा। सर मॉनिटरिंग करना ये भी आपकी ड्यूटी है। नेक्स्ट इज The CSR committee shall formulate and recommend to the board an annual action plan in pursuance of its CSR बिल्कुल, policy. एक ऊपर वर्ड आया था ना आपका एनुअल एक्शन प्लान, सीएसआर पॉलिसी में थोड़ा डिटेल पढ़ लो। विच शैल इंक्लूड द फॉलोइंग। सर एनुअल एक्शन प्लान के अंदर क्या क्या होगा? नंबर 1, अ लिस्ट ऑफ क्या CSR प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स दैट आर अप्रूव्ड टू बी अंडरटेकन इन एरियाज और सब्जेक्ट्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग। शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग जिसको आपने क्या किया, एनलिस्ट किया, अप्रूव किया कि इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम खर्चा कर सकते हैं बिकॉज शेड्यूल 7 इनके ऊपर अलाउ करता। क्लियर? मतलब सर आप अपना पहले छांट लो, पहले सिलेक्ट कर लो कि कौन से प्रोजेक्ट, कौन से प्रोग्राम्स जिनके अंडर आप एक्सपेंडिचर कर सकते हो। क्लियर? तो शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग एक बार लिस्ट बना लो। ओके। नंबर 2, मैनर ऑफ, क्या लिखा हुआ है सर, उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी? अच्छा, क्या लिस्ट बना के काम चल जाएगा? क्या एग्जीक्यूट कैसे करवाओगे? कैसे स्टार्ट होगा? नेक्स्ट वन क्या प्रोसेस होगा? एक्सपेंडिचर कौन करेगा? कहां से पैसा आएगा? ये सारी थिंग्स। नेक्स्ट इज द मॉडलिटीज ऑफ utilization of funds and implementation schedules for the projects of program. एक मॉडल चार्ट तो बनाया होगा ना आपने कि पैसा कहां से आएगा, कैसे उस फंड्स को यूटिलाइज किया जाएगा, कैसे कैसे अलग अलग वे से कौन कौन से प्रोजेक्ट एरियाज में कितना पैसा लगाएंगे। एक मॉडल चार्ट कुछ तो बनाया होगा आपने। कहते सर इंक्लूड करो। और एनुअल एक्शन प्लान में और क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और आपसे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं सीएसआर कमेटी से, कि जो तुम एनुअल एक्शन प्लान बना के दोगे ना उसमें ये सब कुछ लिखा होगा, कितना एक्सपेंडिचर करना है, कहां करना है, कौन से पे करना है, मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड कैसे होगी। सर एवरीथिंग आपको पहले डिसाइड करना होगा। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग एंड क्या लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म फॉर द प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, एंड डिटेल्स ऑफ नीड एंड इंपैक्ट असेसमेंट इफ एनी फॉर द प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय द कंपनी। क्लियर? तो टाइम टू टाइम एवरीथिंग इज ऑलरेडी taken up, already decided in advance, that is called as annual action plan. Clear? Most of the content यहाँ पे जो आपके पास आएगा, not each and every word is so important to learn. यहाँ पे काफी सारा कंटेंट आपके पास ऐसा आएगा जो जस्ट वन टाइम रीडिंग के लिए है, या उसको आप शॉर्ट बना सकते हो साइड बाय साइड वर्ड्स लिखकर, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं इसको पढ़ने लगा सर इतना डिटेल में तो मैं भी नहीं जा पाऊंगा, एंड ऐसा भी नहीं होगा कंप्लीट 135 ही पेपर में आने। समझ गए ना? थोड़ा सा शॉर्ट हमें इसको क्या करना होगा, बनाना होगा। क्लियर? प्रोवाइडेड दैट, यस, Provided that board may alter such plan at any time during the financial year as per the recommendation of its CSR committee बेस्ड ऑन द रीजनेबल जस्टिफिकेशन। मतलब सर फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लान, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लान। ऐसा कुछ नहीं है कि सर एक बार प्लानिंग कर ली या आपका एनुअल एक्शन प्लान बन गया तो अल्टीमेट वो रिजिड होगा। रिजिड वाला काम नहीं है। जब भी आपको लगे टाइम टू टाइम कुछ चेंज करना जरूरी है, हाँ, बट रीजनेबल जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। बोर्ड लेके आ सकते हैं कि अमेंडमेंट्स, कोई भी अमेंडमेंट्स अगर आप चाहते हो, लेट मी, क्यों प्लान मैंने जब बनाया था उस टाइम पे मुझे जो पॉसिबल दिख रहे थे मैंने वो एनलिस्ट कर लिए, बट टाइम टू टाइम मुझे लग रहा है कि सर अब वो चीज पॉसिबल नहीं है, तो अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, जेन्युइन कॉज है, तो हम आपको अमेंडमेंट करने के लिए अलाउ कर देंगे कि आप अपना वो प्लान, एनुअल एक्शन प्लान जो है वो चेंज हो सकता है। ऐसा सच कुछ नहीं है कि रिजिड है, जो कह दिया वो करना पड़ेगा, ऐसा भी कुछ नहीं। क्लियर? यस, यहां तक क्लियर हुआ जी? तो इस पहले जैसे कि वो अमेंडमेंट लाने की कहती है बोर्ड, अगर सीएसआर एक्सेप्ट करेगी तभी होगा, वैसे नहीं होगा। सीएसआर को तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। बोर्ड एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन दे रहा है ना, मैं कौन सा कोई जानबूझ के आपसे चेंज करवा रहा हूं। क्लियर? एंड वैसे भी अल्टीमेट हेड कौन है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना। क्लियर? एंड यहां पे सर फर्स्ट पॉइंट आपने क्या पढ़ा कि सर सीएसआर पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, रिकमेंडेशन करना टू द बोर्ड, ये किसकी ड्यूटी है? सीएसआर कमेटी। पॉलिसी की थोड़ी सी डेफिनेशन आई जिसमें एनुअल एक्शन प्लान होगा, आपकी ओवरऑल अप्रोच होगी, जो सेलिएंट फीचर्स काइंड ऑफ आपकी उसकी सिलेक्शन, इंप्लीमेंटेशन, क्लियर, एंड मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज के रिगार्डिंग एज पर द शेड्यूल 7, ये सब कुछ आप ऑलरेडी एक पॉलिसी के अंदर क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट ऑन, जो भी पॉलिसी के अंदर आप एक्टिविटीज को सिलेक्ट करेंगे, इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए।
नेक्स्ट नंबर 3 आपने क्या पॉइंट पढ़ा कि सर अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कितनी स्पेंड करनी है, कितना इंकर करना है, ये भी सीएसआर कमेटी बताएगी। नंबर 4 सीएसआर पॉलिसी की मॉनिटरिंग करना टाइम टू टाइम कि उसकी इंप्लीमेंटेशन अच्छे वे से हो रही है या नहीं, ये भी कमेटी की ड्यूटी है। नंबर 5 जो आपने एनुअल एक्शन प्लान कहा था उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, ये वहां पे प्रेजेंट होंगे। लाइक नंबर 1 लिस्ट ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम जो शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग टू है। नेक्स्ट नंबर 2 मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा। नंबर 3 मॉडल फॉर्म्स जो आपने यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को लेकर बनाए होंगे। नंबर 4 मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म क्या होगा। मतलब ये सारी थिंग्स कंसिस्ट करके क्या बनेगा आपका एनुअल एक्शन प्लान, जो सीएसआर कमेटी का क्या है काम। अब आती, ये तो कमेटी की ड्यूटी थी, ये किसकी ड्यूटी थी, कमेटी की। अब पढ़ो नेक्स्ट आगे, बोर्ड की क्या ड्यूटी बनती है। सर आई थिंक सो जहां पे कमेटी बनेगी बोर्ड की ड्यूटी तो क्या बनती है कि जैसा कमेटी बता रही है वैसा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दो। यस, द बोर्ड शेल after taking into account the recommendation made by the CSR committee अप्रूव द सीएसआर पॉलिसी फॉर द कंपनी। पहली बात, बोर्ड की ड्यूटी क्या बनती है, उस सीएसआर पॉलिसी को आप क्या कर दें, अप्रूव कर दें जो रिकमेंडेड बाय द क्या है सीएसआर कमेटी है, कि हाँ जी आपकी पॉलिसी ओके डन, इसके अकॉर्डिंग टू चलेगी। और ऐसा भी नहीं जो तुम रिकमेंड करोगे वैसे ही चलेगा। अगर मुझे लगेगा कि तुम गलत काम कर रहे हो या कहीं ना कहीं नॉन कंप्लायंस होने के चांसेस हैं, बोर्ड यहाँ पे मॉडिफिकेशन भी करवा सकता है आपसे। आगे, द बोर्ड shall ensure that the activities as are included in CSR policy are undertaken by the company. बिल्कुल सर, आपको ये अपने आप को सेटिस्फाई करवाना है, इंश्योर करवाना है कि जो एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन द सीएसआर पॉलिसी हैं आर अंडरटेकन बाय द कंपनी। कंपनी वही एक्टिविटीज कर रही है जो सीएसआर पॉलिसी में मेंशन है। और सीएसआर पॉलिसी में कौन सी मेंशन थी, जो शेड्यूल 7 ने गाइड कर। समझ गए बात। तो मतलब आगे से आगे आप अपनी एक सेटिस्फेक्शन लेते जा रहे हो कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। नेक्स्ट इज द कंपनी शेल The company shall give preference to the local area and areas around it where it operates for spending the amount earmarked for CSR activities। बात सही है सर। अब कोई दान पुण्य करना है, कोई अच्छा काम करना है, पहले अपने साथ वालों से करो, अपने नियर बाय से करो, ठीक है ना। दूर दूर जाके तुम वहां पे डोनेशन कर रहे हो जहां पे कोई तुम्हें जानता तक भी नहीं है, ठीक है ना। तो अल्टीमेट आई थिंक सो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उस सोसाइटी के रिगार्डिंग है जहां पे आपकी बिजनेस प्लेस है। तो सर नियर बाय लोकल एरिया से प्रमोट करना स्टार्ट करो। ये कोई जरूरी नहीं है कि बॉम्बे के जो लोग हैं उनको स्पेशली जाके दान पुण्य करके आएंगे, ठीक है ना। जो पहले जहां पे आपका बिजनेस ऑपरेट होता है आप नियर बाय से अपने सराउंडिंग से क्या करें, स्टार्ट करें। क्लियर। नेक्स्ट इज अमाउंट, इंपॉर्टेंट, अमाउंट टू बी स्पेंट ऑन सीएसआर। मेन सेक्शन पढ़िए। The board shall ensure that the company spends in every financial year. In every, क्या लिखा हुआ है, every financial year, हर साल at least कितना, at least 2% किसका, एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी का मेड ड्यूरिंग द 3 immediately preceding financial, जिसको वर्ड बोलते हैं पिछले 3 साल में जितना नेट प्रॉफिट आपने कमाया उसकी एवरेज का 2%। दोबारा, पिछले 3 साल में जितना प्रॉफिट आपने कमाया उसकी एवरेज का 2% आपने खर्च करना ही करना। क्लियर। बट सर अगर मान लो मेरी कंपनी को बने हुए ही 2 साल हैं तो सर जो होगा पढ़िए। और वेयर द कंपनी हैज नॉट कंप्लीटेड द पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि मेरी लेटेस्ट बनी है। क्लियर। ड्यूरिंग सच जितने भी तुम्हारे हैं उनकी एवरेज का आप अकॉर्डिंग टू दैट परसेंटेज निकाल सकते। अब 2 साल हुए हैं तो 2 साल, 1 साल हुआ है पहले साल ही आप कवर हो गए तो ठीक है सर, जितना भी प्रॉफिट कमाया उसका 2% आप क्या कर दीजिए, एक्सपेंडिचर कर दीजिए। बट मेक इट क्लियर 2% एवरेज लास्ट 3 इयर्स की। इफ नॉट गिवन तो वट एवर प्रॉफिट्स आपके पास अवेलेबल है जितने भी साल के, 2 साल के, 1 साल के, उसका कर दीजिए। क्लियर। नेक्स्ट इज पढ़िए। If in any financial year a company spends an amount in excess of 2%, such company में सर लेटेस्ट पॉइंट जो लास्ट अमेंडमेंट के अंदर कवर अप हुआ, पहले ये आई थिंक सो पॉइंट नहीं था। क्लियर। अब क्या हुआ, कहते सर कई बार तो अब हम जब कोई बात है, वही बात है ना, खर्चा जब करने लगे हैं, जब कोई अच्छा काम करने ही लगे हैं, सोच समझ के थोड़ी करेंगे कि मैं सोच सोच के थोड़ी करूंगा कि उतना ही पैसा खर्च करना है। यार कभी होता है ऊपर अमाउंट लग जाती है,
कि चल कोई नहीं, कोई 1 लाख 2 लाख रुपए ऊपर भी लग रहे हैं, तू लगा यार, कोई चक्कर नहीं है। अब जब दान करने लगे, मैं कहूँ मेरी तो लिमिट खत्म होगी, 2% पूरे हो गए, जो बाकी लाइन में खड़े हैं वो उनका क्या करेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि शायद आप इन एक्सेस ऑफ 2% समटाइम्स खर्च ज्यादा कर देते हो, तो यहां पे आपको एक फैसिलिटी दी गई कि अगर आप इन एक्सेस ऑफ 2% खर्च कर देते हैं, देन आपके पास वो सेट ऑफ करने की पावर आ जाएगी। पढ़िए, इफ इन एनी फाइनेंशियल ईयर अ कंपनी स्पेंड्स एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 2%, यस पढ़िए, such company may set off such excess amount against the requirement to spend on CSR for such number of succeeding financial years and in such manner as may be prescribed। मैंने ईयर तो नहीं बताए, मैनर तो नहीं बताया, बट इतना बताया, अगर तुमने 2% से ज्यादा किसी साल 2% से ज्यादा अगर आपने खर्च कर भी दिया, डोंट वरी, कैरी फॉरवर्ड कर लो उतना पार्ट, जितना ज्यादा खर्च किया कैरी फॉरवर्ड कर लो, एंड नेक्स्ट ईयर आप अपना सेट ऑफ कर लो कि जी नेक्स्ट ईयर जब आप एक्सपेंडिचर करेंगे ना, तो उसमें से वो अमाउंट माइनस कर देना जो पिछले साल आपने ज्यादा खर्च की थी। क्लियर? तो पहले ऐसा कुछ नहीं था, अब ये प्रोविजन ला दी गई कि हो सकता है समटाइम्स आप एक्सपेंडिचर, ये भी कोविड के कारण करा कि इस बार आपका एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा, अब कंपनी कह रही है जब करने लगे तो अच्छा काम करो, बढ़िया खर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सोच समझ वो थोड़ी करेंगे, सोच सोच के थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना है या 2% ही पूरा करना है, कोई नहीं सर, इस बार ज्यादा अगर हो भी गया, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर लो आगे। Yes. क्या चीज? एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंडिचर तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर में अलाउ करेंगे ना आपको, ठीक है ना, काइंड ऑफ वही चीज आ गई। क्लियर? सो यहां पे आप लिख लीजिए कैरी फॉरवर्ड and set off, carry forward and set off। Yes please, next, if in any financial year a company fails to spend the amount of 2% in pursuance of its fiscal policy, the board shall disclose the reason for the same। अब यहां पे आता है जी पॉइंट हल्का सा डिफॉल्ट, किस बात का? सर आपने, चलो पहला पॉइंट तो अच्छा काम कर रहे थे, ज्यादा ही खर्च कर रहे थे, अब यहां पे उल्टा है क्या सर? अमाउंट कम खर्च कर रहे हैं। अब लेट इट बी 2% निकालने के बाद आपका जो एक्सपेंडिचर आया वो 2 करोड़ रुपीस आया, कि 2 करोड़ रुपए आपने क्या करना है जी, खर्च करना ऑन CSR एक्टिविटीज पे। बट सर मेरा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, जितना भी मैं कर पा रहा हूं व्हाटएवर, वो सर मान लो 1.8 करोड़, अब 20 लाख रुपए कम हो रहे हैं। अब सर करना तो 2% था, मैंडेटरी तो आपके ऊपर 2% है, यहाँ पे 20 लाख रुपए आप क्या कर रहे हो, कम खर्चा कर रहे हो। तो क्या इस केस में भी कोई रिलैक्सेशन वगैरह कि मैं अगली बार थोड़ा ज्यादा कर दूंगा, क्या ऐसा कुछ है क्या? पहली बात, अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं कि आप लेस देन 2% एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, पहली बात, बोर्ड रिपोर्ट में आपको रीजन इसका क्या करना होगा, डिस्क्लोज। क्लियर? कि जी डेविएशन है, मैंने एक्सपेंडिचर करना था 2 करोड़, मैंने एक्सपेंडिचर करा कितना, 1.8 करोड़। अब फाइनेंशियल, जैसे कई बार क्या होता है, मान लो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया, समझ गए ना, मेरे को लग रहा था कि मैं 2 करोड़ बड़े राम तक, जैसे अब लगा लो मार्च चल रहा है ना, मेरे को ये कि 31 मार्च तक मैं बड़े राम से एक्सपेंडिचर कर दूंगा, इतना पैसा मेरा लग जाएगा और मेरी 2% की कंडीशन पूरी हो जाएगी। बट सर व्हाट इफ अगर मान लो 31 मार्च तक इस फाइनेंशियल ईयर में मैं 2 करोड़ का एक्सपेंडिचर ना कर पाया, कोई इशू नहीं, इस साल की जो बोर्ड रिपोर्ट बनेगी ना, पहले तो उसके अंदर डिस्क्लोज कर रीजन क्या था, क्यों नहीं तुम कर पाए। दूसरा पॉइंट, द बोर्ड शेल within 6 months of the expiry of the financial year transfer such unspent amount to the fund specified in schedule। ऐसे करो, अब तुम पे भरोसा तो है नहीं, कंपनी लॉ को तुम पे भरोसा तो है नहीं कि 20 लाख रुपए जो तुमने कम खर्च करे, तुम्हारा क्या पता कल को कहीं और यूज कर लो। ऐसे कर, मानते हो ना कि ये पैसा खर्च होना चाहिए था, 31 मार्च तेरी कंप्लीट हो चुकी, फाइनेंशियल ईयर तेरा कंप्लीट हो चुका, यहां से 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये पैसा एक सेपरेट अकाउंट में क्या कर दो, डिपॉजिट कर दो, ऐसे फंड में जो शेड्यूल 7 के अंदर क्या होगा मेंशन। शेड्यूल 7 ने एक फंड बनाया कि जो भी अनस्पेंट अमाउंट है, अनस्पेंट का मतलब क्या हुआ, जो खर्च होनी चाहिए थी बट खर्च नहीं करी, इसको ना इनके पास मत रहने दो,
उस फंड के अंदर जमा करवाओ, क्योंकि उस फंड के अंदर अगर एक बार अमाउंट गई तो वो एक्सपेंडिचर होएगा ही होएगा। सेफ साइड, जैसे कहते नहीं पैसा ब्लॉक करवा दिया, कि आपका पैसा वहां से निकलवा के, नॉर्मल से निकलवा के एक फंड के अंदर डिपॉजिट करवा दिया। आगे पढ़ो। अनलेस The unspent CSR amount shall be transferred by the company to any fund included in the Schedule 7. The amount remaining unspent shall be transferred by the company within 30 days. एक पॉइंट छोड़ के ऊपर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था? अनलेस द अनस्पेंट अमाउंट रिलेट्स टू एनी, क्या लिखा हुआ है? ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। हाँ सर, एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, फंड में जमा मत करवाना, फंड में डिपॉजिट मत करवाना अगर आपका कोई ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है। अगर आपका कोई ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, चल रहा है सर, चल रहा है, ये मत कहना हाँ बस ये कह रहा हूं 31 मार्च तक नहीं कंप्लीट कर पाया, बट वो प्रोजेक्ट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट की डेफिनेशन में कवर होता है, एंड अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर वो हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, फिर ठीक है, फिर फंड में करवाने की जरूरत नहीं है, फिर तो आपका हो ही जाना है ना, फिर तो प्रोजेक्ट आपका चल ही रहा है। ये जरूरी थोड़ा होता है कि सर 31 मार्च से पहले सारा खर्चा हो जाएगा। समटाइम्स आपका प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, 4 महीने का है, हमने स्टार्ट कब करा? फरवरी में, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, वो तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ गया। बट सर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट तो है ना, खर्चा तो इसी में माना जाएगा ना, इसको फंड में डिपॉजिट करवाने की जरूरत नहीं है। बट अगर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट नहीं है एंड आपने खर्चा भी नहीं करा, देन वहां से क्लोजिंग से 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये पैसा कहां पे रखेंगे? फंड के अंदर क्या करवा दीजिए? डिपॉजिट करवा दीजिए। क्लियर? नेक्स्ट इज एंड until a fund is, ऊपर दोबारा पढ़ो, and until, third line, and until a fund is specified, And until a fund is specified in Schedule 7 for this purpose, the unspent CSR amount shall be transferred by the company to any fund included in the Schedule 7. जब तक कोई प्रॉपर फंड तुम्हें एलोकेट नहीं होता, कोई प्रॉपर अकाउंट तुम्हें एलोकेट नहीं होता कि ये पैसा कहां पे डिपॉजिट करवाना है, तब तक कोई भी Schedule 7 के अकॉर्डिंग जो भी सेपरेट अकाउंट है ना, वहां पे पैसा, बट सेपरेट कर दो, अलग रख दो, तुमने अपने पास नहीं रखना। अगर तो Schedule 7 ने फंड अलॉट कर दिया कि इसमें जमा करवाओ तो उसमें करवा, नहीं तो Schedule 7 के अकॉर्डिंग जो तुझे सही लगे ना करवा दे, बट सेपरेट करके रख दे, क्योंकि वो अनस्पेंट अमाउंट है। क्लियर? इसको साइड पे हेड लिंक यहाँ पे, अनस्पेंट अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड, पॉइंट याद रखने के लिए, unspent CSR amount to be deposited in separate fund, separate word या specified fund भी, फंड अकाउंट एक ही बात है, फंड भी तो नेचुरली बैलेंस कहां पे रखोगे? अकाउंट में जाएगा। क्लियर? चलो जी नेक्स्ट आगे। The amount remaining unspent shall be transferred by the company within 30 days from the end of financial year to a special account to be opened by the company in any scheduled bank to be called the unspent CSR account if the amount remaining unspent is pursuant to, अब ये पॉइंट आ गया किसका? वो ऊपर तुमने एक एक्सेप्शन पढ़ी थी ना, किसकी एक्सेप्शन पढ़ी थी? ऑन गोइंग प्रोजेक्ट की, कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट का पैसा आपने फंड में डिपॉजिट नहीं करवाना, क्योंकि वो तो फिर डिफरेंट रूट पे चला जाएगा ना, ये तो तुम्हारा प्रोजेक्ट चल तो रहा है। फिर ऐसे करो सर, 31 मार्च तक जो खर्च नहीं हो पाया ना, एंड वो अमाउंट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के ऊपर थी, विद इन 30 डेज, कहां से? 31 मार्च से 30 डेज के अंदर अंदर एक बैंक अकाउंट सेपरेट ओपन करवाओ, वहां पे इस पैसे को क्या करवा दो? डिपॉजिट, कि ये हमारा वो CSR एक्सपेंडिचर है जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के ऊपर क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। पढ़िए, इफ द अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंट इज परसुआंट टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट फुलफिलिंग सच कंडीशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो दोनों के पॉइंट क्लियर हो गए, दोनों के पॉइंट क्लियर हो गए। अगर अनस्पेंट अमाउंट, अनस्पेंट CSR अमाउंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के रिलेटेड है, तो क्लोजिंग से 30 डेज में नॉर्मल अकाउंट में, क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर से 30 डेज के अंदर अंदर कहां पे? नॉर्मल अकाउंट में, बैंक अकाउंट में। और अगर वो नॉर्मल आपका क्या है? अनस्पेंट CSR एक्सपेंडिचर है जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं था, क्लोजिंग से 6 मंथ्स के अंदर अंदर स्पेसिफाइड फंड Schedule 7 के अकॉर्डिंग, नहीं तो जो भी फंड
जो भी फंड शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग टू होगा वहां पे सेपरेटली आप क्या करवा दीजिए, डिपॉजिट करवा दीजिए। क्लियर? बट ये पैसा तुम्हारे पास नहीं रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज द अमाउंट ट्रांसफर्ड, The amount transferred to the unspent CSR account shall be spent by the company in the pursuance of its CSR policy विदिन कहां पे, विदिन 3 फाइनेंशियल ईयर्स, विदिन 3 फाइनेंशियल ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। अब देख रहे हो तेरे को कितना टाइम इन्होंने अलाउ कर दिया। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है ना, क्या पता तुम किस प्रोजेक्ट में लगे हुए हो सकता है सर। अब जैसे मान लो साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगे हुए हो, अब जरूरी थोड़ा कि सर एट प्रेजेंट अभी के अभी एक्सपेंडिचर होगा, तो मैंने आपको अलाउ कर दिया, वैसे भी पैसा सेपरेट करवा तो दिया, ये कौन सा वापस जाने वाला है, ये पैसा अलग तो पड़ा है, तेरे को अलाउ कर दिया 3 साल में अगले जहां मर्जी, जब मर्जी, जहां मर्जी नहीं जब मर्जी इसको यूज कर लेना, बट यूज करना पड़ेगा। आगे पढ़िए, फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर फेलिंग विच, अगर तुमने 3 साल के अंदर, 3 साल बहुत होते हैं, 3 साल बहुत टाइम हो गया, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इतना कौन सा तुम सदियों का लेके बैठे हो, बहुत है 3 साल का टाइम, 3 साल में एक्सपेंडिचर खत्म करो। फेलिंग विच, यस, the company shall transfer the same to a fund specified in the schedule 7 नहीं तो जिस दिन 3 साल खत्म होंगे, तुम कह रहे हो हमारे तो जी पैसे अभी भी बच रहे हैं, कहते तुम्हारा तो हाल यही रहेगा। ऐसे करो, जितना तुम्हारा फंड ये पैसा पड़ा है ना, पहले ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के चक्कर में छोड़ा था, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के चक्कर में मैंने तुझे 3 साल भी अलाउ किए, तुम 3 साल में भी पैसा खर्च नहीं कर पाए। जिस दिन 3 साल कंप्लीट हुए ना, वहां से 30 डेज के अंदर अंदर वो पहले वाला अमाउंट कहां गई थी, स्पेसिफाइड फंड एज पर शेड्यूल, वहां ना जमा करवा। अब तेरा ऑन गोइंग प्रोजेक्ट वाला काम नहीं चलेगा, मैक्सिमम जितना टाइम हो सकता था मैंने तुझे पहले दे दिया, बट तुम तो फिर नहीं कवर अप कर रहे। लास्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द 3rd फाइनेंशियल ईयर। हुआ क्लियर? तो लास्ट में तो वही बात है, घूम घुमा के फिर कहां पे आ गए, स्पेसिफाइड फंड पे ही आ गई। बट सर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के केस में वन टाइम रिलैक्सेशन दी गई कि अगर आपका ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई अनस्पेंट अमाउंट है, तो क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर से 30 डेज के अंदर एक स्पेसिफाइड अकाउंट अलग से सेपरेट बैंक अकाउंट में रख लीजिए, जिसको तुम नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में क्या कर सकते हो, खर्च कर सकते हो। बट अगर 3 साल में भी नहीं कर पाए, तो जिस दिन 3 साल कंप्लीट होंगे, वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आपको स्पेसिफाइड फंड शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग जो होगा वहां पे पैसा डिपॉजिट करवाना। अब कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं चलेगा तुम्हारा। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मींस means a multi-year project undertaken अंडरलाइन मल्टी ईयर, तभी तो ऑनगोइंग वर्ड बोल रहे हैं, तभी तो 3 साल का टाइम दिया था, पहला ही वर्ड क्लियर, मल्टी ईयर प्रोजेक्ट, यस, अंडरटेकन बाय अ कंपनी in the fulfillment of its CSR obligation having timeline not exceeding 3 years. अंडरलाइन साफ क्लियर है, क्या लिखा हुआ है, नॉट एक्सीडिंग, हमने डेफिनेशन के अंदर ही लिखा हुआ है। देख ऊपर तूने बिल्कुल सही कहा, ऊपर जो तुमने अमाउंट वापस किसको ट्रांसफर करवाई, स्पेसिफाइड फंड को करवाई ना, बिल्कुल सही करवाई। क्यों? हमारे अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग ऑन गोइंग प्रोजेक्ट होता ही कितने साल का है, 3 साल का, एंड वो 3 साल मैंने तुझे दिए नहीं पता। जब तुझे फर्स्ट टाइम मैंने सेपरेट बैंक अकाउंट में रखने को कहा, 3 साल दिए थे ना कि ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 इयर्स तुम ये पैसा खर्च कर देना, अभी भी तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, वो कुछ और ही है तुम्हारा। हमारे अकॉर्डिंग तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट की टाइम लाइन ही कितनी है, नॉट एक्सीडिंग 3। क्लियर? अंडरलाइन द वर्ड नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स एक्सक्लूडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट वाज कमेंस्ड। अंडरलाइन द वर्ड, जिस साल आपका वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उस साल को छोड़ के नेक्स्ट 3 इयर्स। अब लेट इट बी 21-22 में मैंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया, 21-22 नहीं, अगला 22-23, 23-24, 24-25, 3 साल के लिए वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट की डेफिनेशन में क्या होगा, कवर होगा। बट सर खर्च कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो लास्ट में जो पैसा बचेगा ना, वो सारा पैसा स्पेसिफाइड फंड में जमा होगा। क्लियर? यस, आगे बढ़े। एंड शैल इंक्लूड such project that was initially not approved as a multi-year project, but whose duration has been extended beyond 1 year by the board based on reasonable justification. बिल्कुल सर, मतलब स्टार्टिंग में वो जब हम आपने स्टार्ट किया था, जब आपने उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, तब वो मल्टी ईयर नहीं था, आपको लग रहा था कि 1 ही साल का होएगा। बट जब वही है ना, जब आप काम स्टार्ट करते हैं, जब एक्चुअली
उस वर्क की इंप्लीमेंटेशन होती है, मुझे पता लगा जी ये तो प्रोजेक्ट ही बड़ा लंबा है। आप तो कहने की बात कर रहे थे कि 6 महीने का 8 महीने का प्रोजेक्ट है, ये तो कम से कम 1.5 साल लेगा या 2 साल लेगा। तो सर हो सकता है तब पहले ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की डेफिनेशन में नहीं आया होगा, क्योंकि अब वो मल्टी ईयर नहीं था, क्योंकि पहली कंडीशन ऑनगोइंग में पहला ही वर्ड क्या लिखा हुआ था, मल्टी ईयर, एक से ज्यादा। आपको तब नहीं लगा था, बट आज लग रहा है ना, आज वो क्राइटेरिया को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो सर आज आप उसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, बिकॉज उसकी जो ड्यूरेशन है वो एक्सटेंड कर दी गई थी बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्लियर, एंड क्या, बेस्ड ऑन द रीजनेबल जस्टिफिकेशन। ठीक है सर, हो सकता है, ऐसे भी कॉमन पॉइंट्स कई होते हैं। हम जब किसी काम को स्टार्ट करते हैं तब हमें शायद उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि इस काम में से कितना टाइम लगेगा। जब काम एक्चुअली परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, जैसे हमें पूछते हैं सर ऑडिट में कितना टाइम लगेगा, अब ये तो डिपेंड करता है कि तुम्हारा डाटा कैसा, ये तो डिपेंड करता है ना कि तुम इंफॉर्मेशन कैसी प्रोवाइड करते हो। एंड स्टार्टिंग में मुझे लगा कि ये तो ऑडिट ही कितने, मान लो 3-4 दिन का, कि कोई इशू नहीं है, बड़े आराम से इसको कंफर्ट करेंगे। जब काम करना स्टार्ट करा, जब मैंने फीस कोट करी, इसीलिए हम कभी भी फीस पहले कोट नहीं करते, पहले कभी कोट नहीं करते। जहां तो बहुत सर्टेन है, क्लियर कट पता है कि सर इतना ही काम है, वहां तो फीस कोट कर देंगे। नहीं तो नॉर्मली अगर आप पूछते हैं जी फीस, हम कहते हैं सर नॉर्मली इतनी है, बाकी डिपेंडिंग ऑन द केस, डिपेंडिंग ऑन द केस, क्या पता तुम्हारा कितना उलझा हुआ केस है। काम करने जब बैठूंगा तभी पता लगेगा, तभी पता लगेगा ना सर मुझे कितने दिन लगाने पड़ेंगे, कितना टाइम मेरा इन्वॉल्व होगा, कितना स्टाफ लगेगा, सब कुछ दैट डिसाइड माय फीस सर। वही केस यहाँ पे, जब तुमने स्टार्ट करा तब मल्टी ईयर नहीं था, बट बाद में जाके वो क्राइटेरिया क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, और बोर्ड के पास रीजनेबल जस्टिफिकेशन है। अगला एक्सप्लेन कर रहा है जी पहले हमें क्यों नहीं लगा, अब ऐसा क्यों लग रहा है। आगे चलिए, यस प्लीज। If a company fails to comply with any of the above provisions, the company shall be liable to a penalty of twice the amount, twice the amount, underline the word, twice the amount required to be transferred by the company। ये कौन सी प्रोविजन की बात कर रहे हैं, ये ट्रांसफर वाली, ये ऊपर जितनी अनस्पेंट अमाउंट की बात थी ना, सिर्फ इन्हीं के रिगार्डिंग, कि अगर तुमने इस पॉइंट्स का कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करा, ट्रांसफर वगैरह तुमने नहीं करे, twice the amount to be transferred, clear। और आगे क्या लिखा हुआ है, or the unspent CSR account, हाँ, as the case may be, or rupees 1 crore whichever is less। बिल्कुल, ये अमाउंट आएगा, आई थिंक शायद अनस्पेंट CSR अमाउंट आना चाहिए था, शायद ये अकाउंट लिखा गया ना यहाँ पे, क्योंकि पेनल्टी के पॉइंट से तो अमाउंट वर्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे अमाउंट कर लीजिए सर। जितनी अमाउंट आपको ट्रांसफर करनी चाहिए थी उसका डबल, या अनस्पेंट जितना है, या 1 करोड़ विच एवर इज लेस। किसमें अमाउंट और वो जो फंड में ट्रांसफर, अब वो फंड में आपको कैसे एलोकेट किया गया, मान लो ट्रांसफर की जो प्रोविजंस हैं, कितना आपको ट्रांसफर करना था, वो स्पेसिफाइड फंड की जो बात की थी ना, देयर मे बी वेरिएशन हो सकती है, नहीं तो अदरवाइज हमने वर्ड क्या कहा, यही वर्ड यूज कर रहे हैं कि सर जितनी भी आपकी ट्रांसफर होनी चाहिए थी उसका डबल, या 1 करोड़ विच एवर इज क्या लेस। यूजुअली इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, क्योंकि अनस्पेंट CSR अमाउंट ही तो तुम्हारी ट्रांसफर होती है, बट अगर कोई वेरिएशन है तो अलग अलग ट्रीट कर सकते हो। नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, जितनी अमाउंट ट्रांसफर होनी थी उसका डबल, या 1 करोड़ विच एवर इज क्या लिखा हुआ है, लेस। ये किस पे है, कंपनी पे, ये किस पे है, कंपनी पे। आगे पढ़, every officer of the company who is in default shall be liable to a penalty of 1/10 of the amount required to be transferred by the company to such fund specified in the schedule 7। बिल्कुल, और the unspent CSR account as the case may be, or 2 lakh whichever is less। और ये पेनल्टी किसके ऊपर है, ऑफिसर के ऊपर। तो सर ध्यान रखना, कहीं गलती से भी ये पॉइंट भूल जाओ, 31 मार्च तक जो खर्च हो चुका, यहां से 2 पॉइंट स्प्लिट हुए, क्या वो तुम्हारा जो अनस्पेंट अमाउंट है, क्या वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, देन अलग रूट है, क्या वो तुम्हारा नॉर्मल एक्सपेंडिचर था, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, देन अलग रूट है। बट ध्यान रखना, ट्रांसफर की जो प्रोविजंस जितने दिन के अंदर जो लिखा गया करना मैंडेटरी है, नहीं अदरवाइज ये पेनल्टीज आपके सामने पड़ी, जो कमेटी के मेंबर्स उनको देने पड़ेंगे। बिल्कुल, CSR कमेटी के जो मेंबर्स होंगे, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, एवरी ऑफिसर वही है। एनजीओ क्लियर, किसको, एनजीओ वो जो शेड्यूल 7 के अंदर लिखा होगा, अगर वहां लिखा होगा जी एनजीओ को दे सकते हो तो आप दे दो,
अगर उन्होंने मना कर रखा होगा तो अपन नहीं कर सकते। क्लियर? क्योंकि यूजुअली इसमें डिफॉल्ट के भी चांसेस या ब्लैक मनी के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए इन्होंने स्ट्रिक्टली शेड्यूल 7 को क्या मानना, बेस मानना जी हम तो उसको मानेंगे जो शेड्यूल 7 के अंदर लिखा हुआ। आगे चलिए, डिस्क्लोजर इन द बोर्ड रिपोर्ट, ये मैं पढ़ चुका, हमारी सीएसआर कमेटी की कॉम्पोजिशन और हमारी सीएसआर पॉलिसी के कंटेंट बोर्ड रिपोर्ट के अंदर आप डिस्क्लोज करेंगे। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ, पढ़िए जी। Definition of CSR and activities not amounting to CSR. CSR means activities undertaken by a company in pursuance of its statutory obligation laid down in section 135 of the act in accordance with the provision contained in the rules। ये तो कोई डेफिनेशन बनी नहीं, ये तो कोई डेफिनेशन बनी नहीं। कहते सीएसआर मींस वो एक्टिविटीज जो आपको सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के अकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। हाँ, बट डज नॉट इंक्लूड, ये पढ़ने वाली चीज है क्या, बट शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। ये याद रखना, जिसको नीचे बता के जा रहा हूं ना, ये आपके सीएसआर में काउंट नहीं होंगे। क्लियर कट? पढ़िए। नंबर 1 क्या, activities undertaken in pursuance of normal course of business of अगर कोई भी आपने एक्टिविटी करी और वो आपकी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, नॉर्मल डेली एक्टिविटी का पार्ट है, ये सीएसआर कहां से हो जाएगी? अब मान लो सैंपल बांट रहे हो, तुम एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तुम कह रहे हो सीएसआर कर रहे हैं, हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, लोग गरीबों को दे रहे हैं। अब तुम तो सैंपल बांट रहे हो, तुम्हारा तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, ये थोड़ी इंक्लूड करेंगे, बट एक्सेप्शन। बट However, any company engaged in R&D activity of new vaccine, drugs, and medical devices in their normal course of business may undertake research and development activity of new vaccine, drugs, medical devices related to क्या, COVID-19 for the financial year 2021, 21-22 and 22-23। क्लियर? मैंने कहा था 3 साल के लिए एक्सटेंशन जो आई थी। क्लियर? एंड 20-21 में अपना ये कोविड का सीन आया, तब साथ के साथ नोटिफिकेशन निकाल दी कि जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कोई न्यू वैक्सीन, ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस कोविड-19 को लेकर हैं एलिजिबल। सर अगर आरएनडी फेल होगी तो हो जाए, फिर क्या दिक्कत है? ये थोड़ी का अगर रिसर्च कर रहे हो तो हमेशा सक्सेस होएगी, ये कहां लिखा हुआ है? हमने तो एक्सपेंडिचर करा, हमने तो हेल्प करी ना, हमने तो वैक्सीनेशन फाइंड आउट करने में उसकी क्या करी, आपको मदद करी। ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि रिसर्च करोगे तो हमेशा फ्रूटफुल ही होएगी। क्लियर? यस, सब्जेक्ट टू कंडीशन, बट पढ़ लो, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट, ऐसे भी अलाउ नहीं करेंगे। पढ़िए, such research and development activities shall be carried out in collaboration with any of the institutes or organizations mentioned in the term, जो शेड्यूल 7 के आइटम नंबर 9 के अंदर लिखा होगा, उन लोगों के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में। तुमने कोई नई वैक्सीनेशन या ड्रग फाइंड आउट करने को कहीं तुम खुद ही केमिकल लेके बैठ जाओ कि हम तो जी रिसर्च कर रहे हैं, देख खर्चे पे खर्चा, देख पूरा कर रहे हो जी, हम तो रिसर्च कर रहे हैं जी कोविड-19 को लेकर। ऐसे नहीं अलाउ करेंगे। अगर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर जो तुम लोगों ने करा इन कोलैबोरेशन विद, किसके साथ? शेड्यूल 7 का आइटम नंबर जाके 9 पढ़ लेना, वहां पे जिन्होंने, जिन इंस्टीट्यूट्स को, जिन ऑर्गेनाइजेशंस को अलाउ किया गया है, उनके साथ मिलकर खर्चा करोगे तो अलाउड है, तो सीएसआर माना जाएगा। एंड दूसरा, एंड details of such activity shall be disclosed separately in the annual report on CSR included in the board। बिल्कुल सर, और इसकी एक एक डिटेल, क्या खर्चा करा, कहां करा, किसके साथ करा, कितना करा, ये सारी डिटेल्स आपको एनुअल रिपोर्ट में सेपरेटली डिस्क्लोज करनी होंगी, इंक्लूडेड आल्सो इन द बोर्ड रिपोर्ट। क्लियर? यस प्लीज। मतलब पहला पॉइंट, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में की गई कोई भी एक्टिविटीज नॉट अ सीएसआर, बट हाउएवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नॉर्मली चलती है ना, कंपनीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलती है। अब आपको जी कोविड-19 के रिगार्डिंग आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी, ये तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कहते हैं नहीं सर, स्पेशली हमने इन कोलैबोरेशन विद दोज इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशंस करी जो शेड्यूल 7 के आइटम नंबर 9 के अंदर क्वालिफाइड हैं, उनके साथ मिलकर ये एक्सपेंडिचर करा, और इस बात की हर रिपोर्ट, हर डिटेल हमने एनुअल रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या की है, मेंशन की है। देन ठीक है, देन सीएसआर माना जाएगा। नेक्स्ट इज any activity undertaken by the country outside India, मतलब ही नहीं, आउटसाइड इंडिया। अगर तुम कोई दान पुण्य करने जा रहे हो, इंडिया को तो देख लो, बाहर के गरीबों को पूछ रहे हो, पहले यहाँ जो बैठे हैं उनको तो पूछ लो। क्लियर? एक्सेप्ट किसको छोड़कर? यस, फॉर ट्रेनिंग ऑफ
इंडियन स्पोर्ट्स पर्सोनल रिप्रेजेंटिंग एनी स्टेट, यूटी एट नेशनल लेवल और इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल। हाँ, अगर कोई कंपनी, ये अभी नीरज चोपड़ा जो जीता था, कितने इनाम उनको दिए, अलग अलग कंपनीज ने कितना पे आउट करा, क्लियर। तो बेसिकली सर, अगर चलो ये तो रिवॉर्ड था, ये सीएसआर नहीं है, ये रिवॉर्ड था जो बाद में दे रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग करवाने में बहुत कंपनीज या बहुत स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जिनके अंदर कैलिबर तो है, खेलने का बहुत बढ़िया जज्बा है, बट ट्रेनिंग के पैसे ही नहीं। अब ट्रेनिंग सर इतनी दूर दूर या इक्विपमेंट्स आपको चाहिए, अब उस लेवल का मेरे पास है ही नहीं सामान। तो ऐसी कंपनीज जो हमारे इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रेनिंग करवाने में, जो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, यूटी लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे, अलाउड सर, अलाउड। अब वो सीएसआर माना जाए, क्लियर। नहीं अदरवाइज लोकल लेवल पे कर रहा है उसको नहीं मानेंगे हम, क्लियर। स्टेट लेवल पे कम से कम है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ना सर, कम से कम स्टेट लेवल। ये याद रखना, ये छोटे छोटे वर्ड बड़े डाउट करते हैं। आप कहोगे हाँ सर पढ़ा तो था कि अलग अलग लेवल थे, ये भी होएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले को भी दिलवा दिया, ना ना ना, क्लियर। नेक्स्ट आगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी अमाउंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हाँ, बीजेपी को दे रहे हो चेक काट काट के, ठीक है ना। पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन देना एज पर सेक्शन 182 इज नॉट इंक्लूडेड अंडर सीएसआर, नहीं माना जाएगा, क्लियर। यस, एक्टिविटीज बेनिफिटिंग एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी एज डिफाइंड इन द क्लॉज के ऑफ सेक्शन 2। अपने ही एम्प्लॉयज का भला करी जा रहे हो और कह रहे हो जी हम तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं। तो इनको सैलरियां मिलती तो हैं, एंड अगर इनको तुम कोई बेनिफिट कर रहे हो, वो तो स्टाफ बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर आना चाहिए, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस के अंदर आना चाहिए, सीएसआर के अंदर थोड़ी आएगा। वही बात है ना कि जब गरीबों की लाइन शुरू हुई तो सबसे पहले कौन आगे? मैं, कि सबसे पहले तो मैं ही गरीब हूं जी, अपने ही बंदों को बांटे जा रहे हो पैसे। सर बेनिफिट करना है तो किसी ऐसे का करो ना जो आपके अंडर ऑलरेडी कवर नहीं हो रहे, क्लियर। नेक्स्ट इज activities supported by companies on sponsorship basis for deriving marketing benefits। ये कितने टीवी सीरियल्स वगैरह, डेली सोप जितने भी आते हैं, स्पॉन्सर्ड बाय, पावर्ड बाय होते हैं ना कंपनीज, क्लियर। डाबर वालों का कभी इनका कभी उनका, ये सर ये अलाउड नहीं है, ये सीएसआर नहीं है। तुम कह रहे हो जी हम लोगों का एंटरटेनमेंट करवा रहे हैं, हम इनको स्पॉन्सर, और तुम अपनी मार्केटिंग करवा रहे हो, वो तुम अपनी एडवर्टीजमेंट करवा रहे हो, क्लियर। वो एडवर्टीजमेंट है, वो मार्केटिंग है, ये पॉइंट, यही तो चीज आ गई। आईपीएल में वो देखते हो जितने भी उनके लगे होते हैं वो स्पॉन्सरशिप्स होती है। नहीं वो तो पतली के अभी पिच है, और ये ट्रेनिंग था ना, वो तो कह रहा है खेलते हुए पैन आईपीएल में दिखे लोगों को, तेरी टी शर्ट पे छपा हुआ है, वो अलग चीज है, वो एडवर्टीजमेंट है, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है तुम्हारी, क्लियर। नेक्स्ट इज activities carried out for fulfillment of any statutory obligation। लॉ का कोई कंप्लायंस पूरा करने के लिए तुमने अगर कुछ करा तो वो सीएसआर एक्टिविटी थोड़ी काउंट करेंगे, क्लियर सर, ये नहीं काउंट होंगे। तो क्लियरली लिख दिया गया, these items will not covered under CSR activities, क्लियर। नेक्स्ट इज क्या है? CSR, रुको रुको रुको, पहले देख ले अपन सीएसआर एक्सपेंडिचर। हाँ तुम्हें तो यही चल रहा था, वो छोड़ दो सर, छोड़ दो। सीएसआर रिपोर्टिंग, वो टॉपिक बहुत बड़ा भाई, ये एक तो करना पड़ेगा। नहीं कल करते, एक पेज करेंगे, एक पेज करेंगे मेरा। एक मिनट, सर का पहले ले लेना टैक्स की रिड्यूस कर दिया। अच्छा ये छोटे छोटे पढ़ लेते हैं आज। सीएसआर रिपोर्टिंग, ये पेज 10 से नीचे आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे थे 13 तक, बस ये 4 पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, बड़े वाले क्लॉजेस मैंने छोड़ दी। पढ़ो जी, सीएसआर रिपोर्टिंग रूल 8 पढ़िए। द बोर्ड रिपोर्ट, pertaining to any tax by silence please, silence. The board report pertaining to any financial year shall include an annual report on, किस पे? CSR। वो तो वैसे भी सर बोर्ड रिपोर्ट के अंदर हमारा पॉइंट आया ही था कि सर CSR की एक एनुअल रिपोर्ट आपको देनी होगी, क्लियर, कि पूरे साल में आपकी क्या अचीवमेंट्स रही, कितना एक्सपेंडिचर करा, कहां पे करा, क्लियर। कंटेनिंग पर्टिकुलर स्पेसिफाइड इन एनेक्सचर 1 और एनेक्सचर 2, जो भी आपके ऊपर क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। मतलब
तुम्हारी बोर्ड रिपोर्ट में एनुअल रिपोर्ट सीएसआर के ऊपर होगी ही होगी, आपको डिस्क्लोज करना मैंडेटरी। दूसरा, इन केस ऑफ a foreign company, the balance sheet filed under the section 1. फॉरेन कंपनी के केस में ना 381 सेक्शन फाइनल्स में है। 381 सेक्शन के अकॉर्डिंग इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, फाइल होती हैं कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। देन shall contain an annual report on CSR containing particular specified, मतलब इनको भी माफी, इनको भी नहीं है, सबके ऊपर एप्लीकेबल है, सेम पॉइंट है, annexure 1 or annexure 2 whichever is applicable. Next is every company having average CSR obligation of rupees 10 crore or more in the 3 immediately preceding financial year shall undertake impact assessment आपको करवानी होगी। impact assessment का मतलब काइंड ऑफ जैसे ऑडिट नहीं वर्ड बोलते, ऑडिट करवाना। सर आपको ना एक इंपैक्ट असेसमेंट करवानी होगी पिछले कब करवानी होगी, अगर पिछले 3 साल में तुम्हारा जो ऑब्लिगेशन है ना वो 10 करोड़ और अबव ही रहता है, 10 करोड़ और मोर ही रहता है, देन एक इंपैक्ट असेसमेंट करवाओ थ्रू किसके द्वारा, इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा, ऑफ देयर सीएसआर प्रोजेक्ट्स। चेक करवा कहां कहां तूने पैसा लगाया, हम इंपैक्ट असेसमेंट करवाएंगे, और वो भी इंडिपेंडेंट एजेंसी, तुम्हारा ही कोई पर्सन नहीं, बाहर से इंडिपेंडेंट एजेंसी आएगी जो तुम्हारी ये सारी वर्किंग सीएसआर एक्टिविटीज, सीएसआर प्रोजेक्ट्स को क्या करेगी, चेकआउट करेगी। पढ़िए, हैविंग आउटलेज ऑफ 1 करोड़ और मोर, जितने भी तुम्हारे ये 1 करोड़ या इससे ज्यादा वाले प्रोजेक्ट है ना, सबको डिटेल में चेक करेंगे, क्या करते हो तुम लोग, कहां तुम फंडिंग दे रहे हो, क्लियर। एंड विच हैव बीन कंप्लीटेड नॉट लेस देन, कितना, 1 साल से अंदर अंदर कंप्लीट भी हो गए क्या, तो कहीं ना कहीं तो शक का जाता है ना पॉइंट कि यार इतना बड़ा ऑब्लिगेशन 10 करोड़ और मोर तुम्हारा एवरेजली हर बार खर्चा होता है, क्लियर। तो जितने तुम्हारे ये 1 करोड़ से नीचे वाले हैं ना, एंड वो जो लेस देन 1 ईयर, सॉरी 1 करोड़ से ऊपर वाले, 1 करोड़ से ऊपर वाले हैं ना, एंड जो लेस देन 1 ईयर से पहले कंप्लीट हो गई, इनकी ना एक इंपैक्ट असेसमेंट करवाओ, इनकी चेकिंग करवाओ एक बार। हमें विश्वास सा नहीं हो रहा कि अल्टीमेट तुम ऐसा कहां एक्सपेंडिचर कर रहे हो, कहां पे वो चीज जा रही है, जस्ट फॉर एश्योरेंस पर्पस, जस्ट एक चेकिंग पर्पस है और कुछ नहीं, क्लियर। आगे, द इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट shall be placed before the board and shall be annexed to the, और ये रिपोर्ट अब नेचुरली तुमसे काम करवाया, रिपोर्ट तुमसे बनवाई है, वो जो इंडिपेंडेंट एजेंसी आई थी रिपोर्ट बनाकर देगी ना, एनुअल रिपोर्ट के साथ ये वाली रिपोर्ट भी क्या करेंगे, अनेक्स्ट करेंगे। पहली बात, इंपैक्ट असेसमेंट करवाना किनको जरूरी है, किनको जरूरी है, जिनकी ऑब्लिगेशन 10 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स रही है, उनको इस साल क्या करवाना होगा, इंपैक्ट असेसमेंट करवाना होगा, बाय किसके द्वारा, इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा, जिन केसेस में आपकी आउटले सीएसआर आउटले 1 करोड़ और मोर है, क्लियर, या वो जो कंप्लीट हो चुके विद इन लेस देन 1 ईयर, सर इनकी इंपैक्ट असेसमेंट करो और इनकी रिपोर्ट बनाकर साथ में अटैच भी करना। नेक्स्ट आगे, अ कंपनी, हाँ जी, जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है वो कौन होगा, मतलब वो शेड्यूल 7 आपको बताएगा, पर्टिकुलरली वहां पे लिखा होगा कौन कौन सी एजेंसीज एलिजिबल हैं फॉर द इंपैक्ट असेसमेंट के लिए, क्लियर। नहीं आगे इसमें होगा, देखो चेकआउट करो नेक्स्ट पेज पे, लास्ट बॉक्स वही होएगा शेड्यूल 7 बीच में, जिसमें काफी सारे पॉइंट्स है। ये वाला कौन सा, ये देख शेड्यूल 7 14 नंबर पॉइंट्स। यस प्लीज, अ कंपनी अंडरटेकिंग impact assessment may book the expenditure towards CSR for that financial year which shall not exceed 5% of the total CSR expenditure for that financial year or 50 lakh whichever is less. A company undertaking impact assessment may book the expenditure, आप expenditure book कर सकते हो towards CSR for that financial year which shall not exceed 5% of the total CSR expenditure। मान लो सर मेरा टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर जो भी है उस साल का, अगर वो 5% से एक्सीड अगर नहीं करता, क्लियर, या 50 लाख जो दोनों में से क्या होगा, कम होगा, मैं सर वहां पे इंपैक्ट असेसमेंट के थ्रू जो आपके रिजल्ट्स आएंगे ना, एक नॉमिनल सी अमाउंट जो भी है वहां पे आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर बुक कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एवरेजली हर साल जो तुम्हारा ऑब्लिगेशन है 10 करोड़ से ऊपर ही जा रहा है ना, क्लियर, 10 करोड़ से ऊपर ही जा रहा है। तो इस बार तुमने इंपैक्ट असेसमेंट करवाई और तुम्हारा जो सीएसआर एक्सपेंडिचर है वो उस साल का
उस साल का, दैट फाइनेंशियल ईयर का टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर के 5% से ऊपर अभी जा नहीं रहा, या 50 लाख, विच एवर इज लेस। तो जितना भी है ना, अगर 5% से कम भी है ना, या जितनी भी अमाउंट है, आप एक बार उसको टेंटेटिवली क्या कर लीजिए, बुक कर लीजिए। बाकी इंपैक्ट असेसमेंट होएगी, सारी अपने आप रिपोर्ट सामने आ जाएगी। बट फॉर द टाइम बिंग जितना भी आपका एक्सपेंडिचर हुआ है, वो एक्सपेंडिचर आप क्या कर लीजिए, बुक कर लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट इज डिस्प्ले ऑफ सीएसआर पॉलिसी ऑन दी वेबसाइट। हाँ जी, The board shall place the contents of CSR policy on the company's website if any, in such manner as may be prescribed. बिल्कुल। As per Rule 9, the board shall mandatorily disclose the composition of the CSR committee एंड सीएसआर पॉलिसी एंड प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड बाय, मतलब एवरीथिंग जो भी आपने इसके रिगार्डिंग टू करा सर, सारी चीज आपको वेबसाइट पे क्या करनी होगी, डिस्क्लोज करनी होगी। नेक्स्ट इज पावर ऑफ सीजी टू गिव डायरेक्शंस। सीजी का नाम तो आया ही नहीं था। आगे जी, इनके पास भी पावर है, जो भी टाइम टू टाइम डायरेक्शंस आपको देनी होंगी तो ये दे सकते हैं। सीजी में गिव, CG may give such general or special direction to a company or class of companies as it considers necessary to ensure compliance of provisions of section 130. यस, एंड सच कंपनी और क्लास ऑफ कंपनी। सर ये ना वो पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं जो नॉट सो रेलेवेंट। क्लियर? तभी आज के लेक्चर में कवर कर रहा हूं, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम करेंगे वो कंटेंट अपने आप में पहले से मेन होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ नेट प्रॉफिट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टिक कर लो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बात बताओ, आपने सीएसआर एक्सपेंडिचर कितना कहा था? 2% ऑफ एवरेज ऑफ नेट प्रॉफिट्स ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। व्हाट डू यू मीन बाय नेट प्रॉफिट्स? नेट प्रॉफिट्स क्या वो जो तुम्हारा एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं सर, तुम्हारा क्या पता तुम कैसे निकाल लोगे उसको, हम बताएंगे। नेट प्रॉफिट्स की डेफिनेशन में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। मतलब सीएसआर को चेक करने के लिए, सीएसआर को चेक करने के लिए नेट प्रॉफिट की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, वो पर्टिकुलर सेक्शन 135 आपको क्या करेगा, गाइड करेगा। पढ़िए, नेट प्रॉफिट शैल बी कैलकुलेटेड in accordance with the provisions of section 198. सर इस सेक्शन के लिए जहां वर्ड तुम नेट प्रॉफिट यूज कर रहे हो ना, नेट प्रॉफिट मतलब जो 198 सेक्शन के अकॉर्डिंग टू कैलकुलेट किया गया, जिसको वर्ड बोलते हैं बुक प्रॉफिट्स। क्या वर्ड बोलते हैं? बुक प्रॉफिट्स। हम बताएंगे प्रॉफिट्स की डेफिनेशन क्या है, किसको इंक्लूड किसको एक्सक्लूड हम बताएंगे। दूसरा, नेट प्रॉफिट शैल नॉट इंक्लूड सच सम जो टाइम टू टाइम क्या किए जाएंगे, प्रेस्क्राइब। नीचे ही पढ़ा रूल, पढ़िए। नेट प्रॉफिट मींस, Net profit means the net profit of a company as per its financial statement. तेरी एफएस के अकॉर्डिंग, जो तेरी एफएस के अकॉर्डिंग एसपीएल के अकॉर्डिंग आ रहा है वही नेट प्रॉफिट। बट आगे, इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट बट शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। पहला, क्या इंक्लूड नहीं करना? सबसे पहला पढ़ो जी, Any profit arising from any overseas अंडरलाइन ओवरसीज ब्रांच। ओवरसीज ब्रांच मतलब आपकी ब्रांच जो फॉरेन में है, उल्टा यहां पे नहीं बात कर रहा, फॉरेन ब्रांच, ओवरसीज ब्रांच। हमारी ब्रांच फॉरेन में है, लिखना चाहो लिख सकते हो, कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि यहां की ब्रांच की बात कर रहा, ओवरसीज बाहर की ब्रांच। अब तुम सर हेड ऑफिस हो, हेड ऑफिस इंडिया में है, उस ब्रांच में से जो प्रॉफिट आ रहा होगा वो तुम्हारे एसपीएल में दिख रहा होगा। मतलब तेरा इस बार जो प्रॉफिट एंड लॉस है, उसमें उस ब्रांच का भी प्रॉफिट है ना, ये इंक्लूड नहीं करना। सिर्फ इंडिया में से जो प्रॉफिट कमाया उसका 2%। समझ रहे हो वर्ड? कि जो फॉरेन ब्रांच का पैसा तुम्हारे में इंक्लूडेड है ना, हटा दो, वो प्रॉफिट यहां पे इंक्लूड मत करना। दोबारा, एनी प्रॉफिट arising from any overseas branch or branches of the company, whether operated as a separate company or otherwise. वो हमें नहीं पता, वो तुम्हारी डिपेंडेंट ब्रांच है, इंडिपेंडेंट ब्रांच है। एक अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट आएगा, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। कोई मर्जी हो, ओवरसीज है ना, फॉरेन ब्रांच है ना, उसका प्रॉफिट तेरे में इंक्लूडेड है ना, बाहर निकाल दो, हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सिंपल वर्ड्स, ओवरसीज ब्रांच या ब्रांचेस का प्रॉफिट हमने इंक्लूड नहीं करना। आगे, एनी डिविडेंड received from other companies in India, इन इंडिया, इंडियन कंपनी से ही लिखो, पर इंडियन कंपनी से ही। डिविडेंड कहां से मिला? दूसरी इंडियन कंपनी से ही, विच आर कवर्ड अंडर एंड कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन कितनी, 130। ऐसी इंडियन कंपनीज जो ऑलरेडी 135 के अंडर कवर्ड हैं, उन कंपनी से मुझे डिविडेंड मिल रहा है, तो मेरे प्रॉफिट्स में वो इनकम इंक्लूड करने की जरूरत
नहीं है, क्योंकि उसका जितना प्रॉफिट था वो ऑलरेडी सीएसआर के अंदर कवर्ड है, वो पहले ही उसके रिगार्डिंग कवर कर चुका, वो पहले ही उसके रिगार्डिंग क्या दे चुका, सीएसआर एक्सपेंडिचर दे चुका, डबल डबल थोड़ी लेंगे, उसी की वही इनकम तो मेरे में आ रही है। अब अच्छा मेरे से भी सीएसआर एक्सपेंडिचर, कहते नहीं सर डबल नहीं करेंगे। अगर आपको वो इंडियन कंपनी से डिविडेंड आ रहा है जो सेक्शन 135 में अट्रैक्टेड है, वो भी एक्सपेंडिचर करते हैं, सीएसआर एक्सपेंडिचर करते हैं, और उन्होंने डिविडेंड किसको दिया, तुम्हें, तो सर तुम्हें अपने प्रॉफिट के अंदर वो इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, डबल डबल चार्ज नहीं करेंगे। क्लियर? सो नो डबल चार्ज, सिंगल टाइम उससे ले लिया तो उससे, अगर उसका कवर्ड नहीं है तो तेरे से। क्लियर? यस प्लीज। Provided that in case of a foreign company covered under these rules, हाँ net profit means the net profit of such company as per profit and loss account prepared. हाँ, इनके केस में सेक्शन 381 जो भी रिसेंट एक फाइलिंग के रिलेटेड आया था, रेड विद सेक्शन क्या 198 ऑफ द एक्ट। हमारे तो यहाँ पे इतना पता है जी, कंपनीज एक्ट में जो भी नेट प्रॉफिट निकाला जाता है वो 198 के अकॉर्डिंग टू ही क्या होता है, कैलकुलेट। दो एक्सेप्शंस पड़ी जिनको इंक्लूड आपने नहीं करना, वन इज ओवरसीज ब्रांच का प्रॉफिट, नंबर 2 डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी हु इज covered, who is complying with section 135, देन नहीं करेंगे सर, बस ये दो वर्ड याद रखना। हुआ क्लियर? ठीक है जी, बाकी करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर, प्रोबेबली कल इसको कंप्लीट कर देंगे क्योंकि शेड्यूल 7 मोस्ट ऑफ द कंटेंट तो उसमें क्रैमिंग वाला पार्ट है। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक आपका क्या होगा, कंप्लीट होगा। क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट्स, एनी डाउट? ज्योति, हर्षिता, अर्चना? ओके जी।